नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कोलकाता से जुड़ गए हैं पंकज विश्वास। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंकज जी, राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और जो 2007 के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी के पूरे आंदोलन का एक तरीके से गवाह बना और उनकी 2011 में सत्ता में वापसी के दरवाजे जहां से खुले, उस नंदीग्राम में सुनते हैं ममता बनर्जी को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है ढूंढे हुए कि कोई वहां से जाकर के चुनाव लड़ पाए। ये हालात कैसे पैदा हो गए आज ममता बनर्जी के सामने? सर, ममता बनर्जी का सारा किया धरा है। उन्होंने पार्टी को जिस तरीके से चलाया है पिछले 15 साल में, मैं बार बार एक ही बात दोहराता हूँ कि पार्टी के जितने भी लोग थे उनका एक ही सिर्फ मकसद था कि सिर्फ पैसा कमाना। तो ये पार्टी कोई पार्टी नहीं था। जिस पार्टी का मतलब होता है उसका कुछ आइडियोलॉजी होगा, कुछ मोटिव होगा। इस पार्टी का सिर्फ एक ही मोटिव था, सिर्फ पैसा कमाना। कोई आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी तो है नहीं। जिस तरीके से वामपंथी लोग, जिस तरीके से सीपीएम की अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियां आइडियोलॉजी पे निर्भर है वो लोग। फिर जिस तरीके से बीजेपी है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा कुछ ना कुछ एक आइडियोलॉजी है। ये कांग्रेस इस राह पे चलती है, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ऑपरेट करती है। लेकिन इनका कोई मोडस ऑपरेंडी भी नहीं था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था तृणमूल कांग्रेस का, कि लेफ्ट को हटाना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी इसीलिए बनी थी कि कांग्रेस और सीपीएम मिली भगत करके, सीपीआईएम यहाँ पे सत्ता में थी और कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में थी, यानी नेशनल पार्टी के तौर पे थी। तो यहाँ कांग्रेस सीपीआईएम को मदद करती थी, सीपीआईएम इसके एवज में उनको दिल्ली में जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आता था उनको सपोर्ट करते था। एक बाहर से सपोर्ट करने का गठबंधन तो नहीं था, लेकिन बाहर से सपोर्ट करने का उनका एक अपना सिस्टम था, जिसके वजह से इनमें जो कांग्रेस के लोग थे जो चाहते थे सीपीएम से छुटकारा पाना, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, सीपीआईएम से छुटकारा लेना। तो 2011 में तो वो मोटिव खत्म हो गया। उसके बाद इनके पार्टी का कोई आइडियोलॉजी बचा ही नहीं, जिसकी वजह से जब ये लोग सत्ता में आए तब तो ठीक था कि सब पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। लेकिन अब जब सत्ता से ये बाहर हो गए हैं तो देखिए इनके लोग सब इनके साथ छोड़ रहे हैं। कोलकाता म्युनिसिपैलिटी में भी रेजिग्नेशन देने का सिलसिला शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के जितने भी म्युनिसिपैलिटी हैं, वहाँ सारे इनके जो कॉरपोरेटर्स हैं और जितने भी इनकी लोकल बॉडीज है, जिस तरीके से यहाँ पंचायत समिति और जिला परिषद है, वहां भी अलग अलग जिला परिषद में ये लोग रेजिग्नेशन दे रहे हैं, ताकि इनको आगे की कार्रवाई से ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से वो बच जाएंगे। तो नंदीग्राम तो शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का वो इलाका है। हालांकि वो नंदीग्राम से उन्होंने रिजाइन दे दिया है, लेकिन उनका वो इलाका है काथी, नंदीग्राम, ये उनका हार्डकोर जोन है। तो जो वहां पे खड़ा होगा उसके दिमाग में यही होगा कि मैं शुभेंदु अधिकारी से पंगा ले रहा हूँ। तो शुभेंदु अधिकारी से डायरेक्टली पंगा लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो पिछली बार भी चुनाव में जिसको उन्होंने प्रत्याशी बनाया था, वो भी शुभेंदु अधिकारी का काफी करीबी माना जाता है। तो अब वो तो हार चुका है, इस बार वो फिर से खड़ा होने के लिए राजी नहीं हो रहा है। पवित्र कौर उनका नाम था, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे। तो अब बाई इलेक्शन में कोई हारने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि लाखों के वोट से वो हारेंगे जो भी यहाँ पे टीएमसी के लिए खड़े होंगे। तो उनके इसीलिए उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। 2021 में तो ममता बनर्जी फुफकारती हुई पहुंची थी नंदीग्राम कि मैं शुभेंदु अधिकारी को उनके अपने घर में चुनौती दूंगी। लेकिन पिछली बार नंदीग्राम से हारी, यानी पूरे बंगाल में टीएमसी जीती, 213 सीटें, 14 सीटें मिल गई थी, लेकिन खुद अपना इलेक्शन हार गई। और इस बार भी जैसा आपने कहा कि पवित्र कर को उतारा उन्होंने, और इस बार फिर से 10,000 लोग हारे थे, जी 10,000 हाँ। वोटों से हारे थे। तो ये अब हिम्मत नहीं पड़ रही है ममता बनर्जी की कि अपने कार्यकर्ताओं में एक विश्वास लौटाने के लिए, उनका आत्मबल बनाए रखने के लिए, पार्टी को, संगठन को फिर से संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए और सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए वो खुद चुनाव मैदान में आ जाएं एक बार फिर।
वो खुद भी आ सकती है और अपने भतीजे को उतार सकती है। उन्होंने तो 2 बार अपना मुंह काला किया है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खड़े होकर। तो अब वो जितनी बार शुभेंदु अधिकारी के इलाके में या उनके खिलाफ वो तैयार होंगे मैदानी चुनावी मैदान में उतरने के लिए, तो हर बार वो हारेंगे। तो इससे क्या होता है, एक पॉलिटिकल पर्सन का क्रेडिबिलिटी खत्म होता है। तो ममता बनर्जी तो 2 बार हार चुकी हैं, अगर तीसरी बार हारेंगी तो उनका वो क्रेडिबिलिटी क्या बचा रहेगा उनके लिए। तो कोई भी नेता हारना तो नहीं चाहता है, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। तो ममता बनर्जी के लिए तो ठीक है, वो बार बार हारना नहीं चाहती। एक बार उन्होंने नंदीग्राम से हारा है, फिर भवानीपुर में अपने घर के इलाके से जहां वो रहती हैं, अपने वार्ड में वो हार गई हैं। अलग अलग वार्ड्स में जो उनके सिर्फ 77 नंबर वार्ड जो है वहां से उनको बढ़त मिली थी, बाकी मैक्सिमम सिर्फ 2 वार्ड में। तो ममता बनर्जी बार बार मुझे लगता है कि नहीं हारना चाहेंगी, लेकिन कम से कम अपने भतीजे को तो भेजे। वो तो 7 लाख से जीता था डायमंड हार्बर। तो अगर कोई 7 लाख से जीतता है तो इसका मतलब है कि उसका एक करिश्मा है, जिस तरीके से अमित शाह जी का है। अमित शाह भी मुझे लगता है कि 6 लाख वोटों के आसपास से जीते होंगे। तो अगर कोई 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख वोटों से जीतता है तो दैट मीन्स कि उसका अपना एक अलग ऑरा है, उसका करिश्मा है। और वो पूरे बंगाल, इसका मतलब पूरे बंगाल में उसका करिश्मा होना चाहिए, जो 7 लाख वोटों से जीतता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार 3 लाख वोटों से जीते, नरेंद्र मोदी का एक करिश्मा है। वो बंगाल में भी कहीं से भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो जरूर जीतेंगे, कहीं से भी। मैं कहीं से भी का मतलब बोल रहा हूँ, कहीं से भी। अगर साफ सुथरा इलेक्शन हो जिस तरीके से इस बार हुआ है, या 2011 में जिस तरीके से साफ सुथरा, तो नरेंद्र मोदी जी जहां से खड़े होंगे पश्चिम बंगाल में वो जीतेंगे। तो ये भी खड़ा हो जाए, ये तो 7 लाख वोटों से, इसका तो अलग करिश्मा है। ये तो युवराज था तृणमूल कांग्रेस का, लोग इसको सेनापति बोलते थे पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस के लोग। तो जो तृणमूल कांग्रेस का सेनापति है, जो युवराज है, जिसका ऑरा है, जो 7 लाख वोटों से जीता है, वो खड़ा हो जाए। अब देखा जाएगा कि उसका कितना दम है। पुलिस के पीछे छिपके, आईपैक के पीछे छिपके इतने दिन से उसने राजनीति किया, और उसी की वजह से आज तृणमूल कांग्रेस का ये हाल है। जितने भी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, आप देखिएगा कि ज्यादातर लोगों का गुस्सा अभिषेक बनर्जी के प्रति है या आईपैक के प्रति है। ममता बनर्जी के प्रति गुस्सा हो सकता है, लेकिन वो कारण के हिसाब से आईपैक और अभिषेक को ही दिखा रहे हैं। अब देखिए सर, तापस राय जब पार्टी छोड़े थे तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी ज्वाइन किए थे, उनका भी गुस्सा उसी पे था, सजल घोष का भी था, शुभेंदु अधिकारी जी का भी था उस समय। आज जिस पर अंडा फेंका गया है सौगत राय, उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन बात बना नहीं। शुभेंदु अधिकारी जी आज बीजेपी में आ गए हैं और मुख्यमंत्री है बंगाल के। तो मुझे लगता है कि नंदीग्राम से बेस्ट कैंडिडेट अभिषेक बनर्जी होना चाहिए तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे। तब पता चलेगा कि युवराज या सेनापति का कितना दम है। क्या आज टीएमसी उसी मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है जिस मोड़ पर 2011 में वामदल खड़े हो गए थे? क्योंकि उस समय उनके पार्षद, उनके नेता, उनके एमएलए, उनके सांसद, सब में भगदड़ मच गई थी और वो छोड़ करके टीएमसी की तरफ आ रहे थे। आज टीएमसी की हालत ये है कि 100 पार्षद एक साथ इस्तीफा देने का ऐलान करते हैं। इसके अलावा काकोली घोष ने तो आज सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है और लोकसभा स्पीकर को अलग से एक चिट्ठी लिखी है जिसमें आपको कल्याण बनर्जी के खिलाफ एक गंभीर शिकायत की है। उनकी केवल 8 पंक्तियों की ये चिट्ठी है ओम बिरला साहब के नाम, लेकिन इसमें गंभीर शिकायतें लिखी हैं और ये कहा है कि उन्होंने मिसबिहेव किया है, सदन के भीतर किया है। तो ये अब पूरी तरीके से इनकी जो अंदरूनी कलह है, जो शिकवे शिकायतें हैं, हार के बाद जो है वो बिल्कुल जमीन पर आ गए हैं सब। सर, जहां से आपने शुरुआत किया इस प्रश्न का कि टीएमसी की हालत सीपीएम के जैसी है क्या? सर, टीएमसी की हालत सीपीएम से भी ज्यादा बुरी है। उस समय में लोग इसलिए सीपीएम छोड़ रहे थे क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के लोग उनको टॉर्चर कर रहे थे, पॉलिटिकली टॉर्चर कर रहे थे। जिस तरीके से 2021 में बीजेपी को किया गया था, वो पॉलिटिकल वायलेंस का मामला था। लेकिन टीएमसी का और जो अवस्था है अभी, टीएमसी की जो परिस्थिति है, वो सीपीएम से भी खराब है, क्योंकि सीपीएम के लोग आइडियोलॉजिकली सीपीएम से जुड़े हुए थे। वो एक पॉलिटिकल सिचुएशन का शिकार होकर फिर पार्टी छोड़ रहे थे।
लेकिन टीएमसी जो है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि उनको पैसा कमाने का अवसर नहीं है, या उनको लग रहा है कि 15 साल से उन्होंने जो गलतियां की है पॉलिटिकली, या उन्होंने जो बुरे काम किए हैं उसको बचाने के लिए, यानी कि वो खुद को बचाने के लिए आज टीएमसी से कन्नी काट रहे हैं। आज सुशांतो घोष सर, जिसके इलाके में सबसे बड़ा बांग्लादेशी कॉलोनी है, गुलशन कॉलोनी, भारत के हर प्रांत के लोगों ने इस कॉलोनी का नाम सुना है। एक पूरा लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो पूरा बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, मेरा मतलब है कि इलीगल जो जितने भी इंट्रूडर्स हैं, जितने भी घुसपैठियों से भरा हुआ एक कॉलोनी है, वो सुशांतो घोष के इलाके में है। इसको क्या सर पता नहीं था? जिस इलाके से वो जीता है, जहां का वो काउंसिलर है, क्या उसको पता नहीं है कि उसके इलाके में इतने हजारों की तादाद में अवैध घुसपैठिए हैं? तो आज ये अपना अपराध छुपाने के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, या अरूप चक्रवर्ती या रिजू दत्ता जैसे लोग हैं। रिजू दत्ता तो सर चुनाव के एक दिन पहले बीजेपी को गालियां दे रहा था, अमित शाह को वो चैलेंज कर रहा था। अभी भी तृणमूल कांग्रेस के फेसबुक पेज पे वो वीडियो मिलेगा। लेकिन 4 मई 12 बजे के बाद उसने तृणमूल कांग्रेस को गाली देना पहले शुरू किया, फिर तृणमूल ने उसको शोकॉज किया, तो उसके बाद अभी तो वो केसरिया रंग का तिलक लगाता है। तो ये जितने भी लोग हैं सर अपना अपराध छुपाने के लिए टीएमसी छोड़ रहे हैं। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई साधु संत आदमी नहीं है, सबने पैसा बनाया है, जम के पैसा बनाया है, आम आदमी को लूट के बनाया है। तो इनकी ये हालत जो है वो सीपीएम से भी बुरी है। ये किसके खेत से, फार्म हाउस से नोटों के बोरे मिले हैं दबे हुए? ये कौन है? सर कोलकाता से लगा हुआ जो जिला है उत्तर 24 परगना, उत्तर 24 परगना का एकदम एक्सट्रीम पॉइंट है बादुरिया। ये बसीरहाट सब डिवीजन में आता है, एकदम बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है। ये बादुरिया का जो प्रधान है, पंचायत का जो प्रधान है, पहले उसका एक कंप्यूटर सेंटर, वहां पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली कि वहां पैसों का अंबार लगा हुआ है। तो पुलिस वहां पे गई, छानबीन हुई, तो उसके बाद वहां देखा कि वहां से 80 लाख रुपए मिले हैं कैश, एकदम हार्ड अरे कैश, 80 लाख रुपए पहले। तो वहां पे छानबीन होने के बाद उसके कंप्यूटर सेंटर से 80 लाख रुपए मिलने के बाद फिर उससे और उसके जो करीबी लोग हैं, फिर उनको जब इंटरोगेट किया गया तो पता चला कि इसका एक पाट का खेत है। पाट मतलब वो जूट, जिससे वो जूट के रेशे बनते हैं। तो वो पाट, इसके पाट खेत में पर पुलिस को पता लगा कि वहां भी पैसा दबा हुआ है। तो उसके बाद वहां 5 ट्रॉली बैग से भरे हुए पैसे मिले, बरामद हुए 5 ट्रॉली बैग। मान लीजिए कम से कम 1.5-2 करोड़ का हार्ड कैश वहां से भी बरामद हुआ। 2,40,00,00,000 के आसपास बताया गया है उसकी गिनती। तो इतनी भारी लूटपाट इन लोगों ने की है साहब। अच्छा, क्या वजह है? जैसे फाल्टा का हमारे सामने उदाहरण है। जी। चलो, नंदीग्राम में समझ में आता है कि भाई वो तो मुख्यमंत्री का गढ़ है, 2 बार हाथ जलवा चुकी हैं ममता बनर्जी, और अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, उनके किसी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो कौन वहां जाएगा? मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत सारे दर्शकों को तो पता होगा, सुवेंदु अधिकारी 2 जगह से लड़े थे। भवानीपुर में वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़े और 15,000 से जीते, और नंदीग्राम से भी चूंकि वो लड़ रहे थे तो यहाँ से भी 9-10 हजार वोटों के अंतर से जीते हैं। टीएमसी यहाँ बुरी तरह हारी। 2021 में ममता बनर्जी को इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी ने हराया था। तो अब चूंकि उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी है तो अब उस पर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव होगा तो उसके लिए कैंडिडेट चाहिए। तो नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी तो जिसको खड़ा करेंगे वही सुवेंदु अधिकारी ही होंगे, वो कोई और नहीं होगा। तो सुवेंदु अधिकारी के रूप में कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो उसकी जीत में किसी को कोई गुंजाइश नहीं है, शक नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी, टीएमसी का कोई कैंडिडेट वहां से उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। मैं फाल्टा की बात कर रहा था। जहांगीर खान तो चुनाव वहां लड़ ही रहे थे, लेकिन सत्ता बदलते ही, सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही मतदान से 36 घंटे पहले भाग खड़े हुए। तो जिनको टिकट मिला हुआ था, जो लड़ रहा था, जो अपने आप को पुष्पा बता रहा था,
तो वो भी ऐसा भागा कायरों की तरह। तो ये कंडीशन आज हो गई है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की। और मुझे तो लगता है कि वाम दलों को तो बिखरने में सांगठनिक रूप से और तमाम दूसरे आयामों की दृष्टि से शायद समय लगा होगा, लेकिन टीएमसी में तो भगदड़ की हालत में और एकदम जिसको कहते हैं ना कि भयक्रांत माहौल एकदम दिखाई दे रहा है, असुरक्षा। सर एक्चुअली है क्या कि मैं बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि टीएमसी कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है। जितने भी लोग अलग अलग मेंटालिटी के लोग थे वो टीएमसी से पहले 2011 से पहले जुड़े सीपीएम को हटाने के लिए, उसके बाद जुड़े कि सत्ता का सुख भोगने के लिए। देखिए सर, शेख शाहजहां वो पहले सीपीआईएम करता था, फिर वो टीएमसी से जुड़ गया। फिर आप देखिए ये शेख शाहजहां के बाद दक्षिण 24 परगना में बारुईपुर, वहां का जो बारुईपुर का जो विधायक है इस बार वो ये यहाँ से लड़ा, जिसके नाम पे वो माथ चोर का गाना बना, शौकत मुल्ला का नाम है। वो भी पहले सीपीआईएम करता था। इससे पहले रज्जाक मुल्ला वो सीपीआईएम करते थे, वो भी टीएमसी में जुड़े बाद में। सिद्दीकुल्ला चौधरी वो एक रेडिकल मेंटालिटी के लोग हैं, वो इस्लामिक राजनीति करते थे, बाद में वो टीएमसी से जुड़े। मानस भुइयां कांग्रेस करते थे, वो टीएमसी से जुड़ गए। बीजेपी में जिनको बाद में अच्छा नहीं लगा, जयप्रकाश मजूमदार जैसे लोग जो बीजेपी में राज्य में सहसभापति थे के पद पे थे, जब उनको दिलीप घोष के साथ उनका मनमुटाव हुआ, पर्सनल एक ईगो जब बना दिलीप घोष के साथ, तो वो फिर चले गए तृणमूल में। तृणमूल वाले प्लेटफॉर्म, अगर कहीं पे आपको असुरक्षा महसूस हो रही है या आपका मन नहीं लग रहा है तो आप इस पार्टी में चले आइए, सत्ता का सुख भोगिए। तो ये घर नहीं था, ये एक होटल था जहां लोग टिकट काट के आते थे और एंजॉय करते थे, सत्ता का सुख भोगते थे। कोई आइडियोलॉजी नहीं था। इसी के वजह से आज देखिए कि जब सत्ता का सुख नहीं है या पैसा कमाने का जगह नहीं है, सिर्फ यही नहीं, टीएमसी के अंदर भी वो उन्होंने दो लॉबियां बना के रखी थी, एक ममता लॉबी, एक अभिषेक लॉबी। हर जगह पे दो लॉबी होता था, एक बार इसको टिकट मिलता था, एक बार उसको टिकट मिलता। जो सबसे ऊंची नीलामी लगाता था, जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, उसको उस जगह का टिकट मिलता था। जैसे आज देवराज बहुत फेमस है यहाँ राजारहाट गोपालपुर इलाके में, अदिति मुंशी का हस्बैंड है वो सिंगर का। देवराज के साथ जो है वहां पर पहले पूर्णेंदु बोस वहां पर विधायक हुआ करते थे, वहां सांसद दोला सेन हुआ करती थी। फिर बाद में देवराज ने पैसे की ऊंची बोली लगाई तो पूर्णेंदु बोस को एकदम वहां से हटा दिया गया, दोला सेन को भी हटा दिया, दोनों को हटाया गया वहां से एक ही बार में। क्यों हटाया गया? कि देवराज को वहां राजनीति करने में प्रॉब्लम हो रहा था। इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि दोनों अलग अलग लॉबी के थे। तो सारे जगह पे वही है। इस बार देखिए रचना बनर्जी वहां पे सांसद बनी हुगली में। रचना बनर्जी सांसद बनने के बाद वहां जो विधायक थे असित मजूमदार को इस बार टिकट नहीं मिला। क्यों? रचना बनर्जी पसंद नहीं करती है। हर जगह इन्होंने इस तरीके का पार्ट विद इन द पार्टी, पार्टी में सर गुट होता ही है, हर पार्टी में होता है, लेकिन वो एक लेवल पे होता है। यहाँ इन्होंने एकदम सब जगह पे जितना भी केंद्र है, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने दो गुट बना के रखा है। आप बीरभूम में देख लीजिए, काजल शेख, अनुब्रतो मंडल, हर जगह इन्होंने दो लॉबी इसलिए क्रिएट किया है कि एक अगर नहीं सुनेगा तो दूसरे से काम करवाएंगे। लेकिन इस तरीके से सर पार्टी नहीं चलता है। हर जगह उनके पार्टी के अंदर में भी भय का वातावरण था। जिस तरीके से वो बाहर लोगों में भय का वातावरण बना चुके थे, पार्टी के अंदर में भी डर था। अगर तस से मस हुआ तो पोस्ट चला जाएगा, दूसरा जो है उसको सुविधा मिल जाएगी, उसको टिकट मिल जाएगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जॉइंटली ये एक सिस्टम यहाँ पे तैयार किया था। इसीलिए आज पार्टी जो है पूरी तरीके से टरमरा गई है। कोई पार्टी से पैसा कमाने के बाद भी पार्टी से खुश नहीं था, क्योंकि राजनीति का मजा नहीं आ रहा था उन लोगों को। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक और कंप्लेंट आ गई है साहब, और ये कंप्लेंट जो है मैं द प्रिंट देख रहा था, ये इसमें कोई सोशल मीडिया पोस्ट पर ये कंप्लेंट दर्ज की गई है। इसमें जो जानकारी है वो ये है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया कि इस पोस्ट से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है।
एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। शिकायत भवानीपुर थाने में अर्णब कांति दास नाम के व्यक्ति के द्वारा दर्ज कराई गई है, जिन्होंने डायमंड हार्बर के सांसद की पोस्ट को बेहद गैर जिम्मेदार बताया है। उन्होंने इस पोस्ट में उन्होंने ये लिखा था एक्चुअल में कि माहौल खराब हो सकता है, कुछ इस तरह की बातें इन्होंने लिखी थी। उस पर ये मामला दर्ज किया गया है। तो मुझे तो लगता है कि अभिषेक बनर्जी के पास तो अब अनंत मुकदमे कायम हो चुके हैं। कार्रवाइयां कब होंगी? सर कार्रवाई भी शुरू है, अलग अलग केसेस में उनको नोटिस भी मिला है, लेकिन सारे केसेस में नहीं मिला। एक्चुअली हो क्या रहा है कि वही एक जो उनका ये था जिसमें वो अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करते हुए दिख रहे थे, बेसिकली उसी बयान को लेकर अलग अलग जगह पे एफआईआर हुआ है। तो अगर मल्टीपल एक ही केस में मल्टीपल एफआईआर होता है तो बेसिकली अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो फिर उनको कहीं कोर्ट में फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इस केस में उनका वो बुरा जरूर फंसेंगे, क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि आप देखिएगा कि हाई कोर्ट में जब ये मामला गया था, वो खुद अभिषेक बनर्जी इसको उसको लेकर गए थे, तो उस समय जस्टिस ने कहा था कि आपको इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं करना चाहिए। तो वो ऑलरेडी केस में वो मामला चल रहा है और जितने भी एफआईआर होंगे वो उस केस के साथ वो टैग हो जाएगा। तो अभिषेक बनर्जी तो अब उनका ये हालत है कि वो देश छोड़कर भी बाहर नहीं जा सकते। अब अदालत को बिना बताए वो कहीं नहीं जा सकते हैं। तो अभिषेक बनर्जी तो अभी फिलहाल प्रॉब्लम में तो है ही। उनका जो घर है वो भी घर टूटने के कगार पे है, उसका भी टाइम कंप्लीट हो गया है। तो वो घर से हाथ धो सकते हैं, इस केस में लंबा फंस सकते हैं। तो अभिषेक बनर्जी अभी आने वाले दिनों में राजनीति पे कितना ध्यान दे पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जिन लोगों ने अभिषेक बनर्जी को डायरेक्टली पैसा दिया था, सारे लोग तो सामने आए हैं नहीं, सिर्फ 2-3 लोग अरेस्ट हुए हैं, वो भी शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में। लेकिन जो बालू तस्करी का मामला है, जो काउ स्मगलिंग का मामला है, या अलग अलग और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें अभिषेक बनर्जी वहां से पैसा उठाते थे। और एक सबसे बड़ा मामला है जो अभी तक उसके खिलाफ कोई केस हुआ ही नहीं, एक है डियर लॉटरी का केस। डियर लॉटरी भी अभिषेक बनर्जी ही दूसरे तरीके से वो चलाते थे। सिर्फ यही नहीं, पश्चिम बंगाल में जितने भी मीडिया हाउसेस थे, उन मीडिया हाउसेस को सरकार की तरफ से जो एड दिया जाता था वो एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू दिया जाता था, और ऐसा बताया जाता है कि वो वहां भी अभिषेक बनर्जी का उसमें पार्टनरशिप था या उनकी फंडिंग थी वहां पे। तो ये भी इलीगल है। किस तरीके से मीडिया हाउस को सरकार अगर देना चाहती है एड, तो ये तो सारे भारतवर्ष में होता है, कोई नया नहीं है, केंद्र सरकार भी देती है थ्रू डीएबीपी। तो ये सरकारी सिस्टम होना चाहिए था, इन्होंने हर जगह अभिषेक बनर्जी को उसमें इंक्लूड कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि वो जो पश्चिम बंगाल का लोगो जिसको बनाया गया था, वो डेल्टा बॉ की तरह, तो वो जो लोगो था उसमें भी अभिषेक बनर्जी को रॉयल्टी मिलता था। तो ये सारा जितना भी है सब सारा घोटाला ही है। नया मतलब इसमें सारे में केस बन सकता है अगर सरकार चाहे तो। मल्टीपल केसेस मैंने जो जो बताया आपको उस पर केस बन सकता है, और वहां डायरेक्टली अभिषेक बनर्जी के तो अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो अलग से इसको प्रमाण करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो हर केस में अभिषेक बनर्जी फंस सकते हैं अगर सरकार चाहे, क्योंकि सरकार के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, पहाड़ लगा हुआ है, और लोगों से अपेक्षाएं हैं कि जल्दी 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 सारे काम हो जाएंगे। लोग समझ रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी कोई मैजिशियन है और चुटकी बजाएगा काम हो जाएगा। ऐसे तो सरकारी काम होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि छक्के पे छक्का लगा रहे हैं अभी। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जितने नए नए केसेस खुलेंगे, अभी सुधार का जितना भी काम हो रहा है उसके बाद तो फिर पुरानी फाइलें खुलेंगी, तब देखिएगा कि अभिषेक बनर्जी और मल्टीपल केसेस में वो बहुत बुरा फंसेंगे, क्योंकि एविडेंस है, डायरेक्टली उनके कंपनी के अकाउंट में पैसा मिला है। और जब जब जिस कंपनी के ऊपर आरोप लगते हैं वो उसका सीईओ का पद छोड़ देते हैं, तो वो भी सामने आएगा धीरे धीरे कि कैसे वो उनका मोडस ऑपरेंडी था। आज तो पार्थ चटर्जी ने भी कोई बयान दिया है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। पार्थ चटर्जी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और इनके और अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से 53 करोड़ का कैश मिला था। तो ये एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताना शुरू कर दिया इन्होंने। सर पार्थो चटर्जी ने कहा है कि उनको पार्टी के तरफ से ही टिप दिया गया था। जब पत्रकार ने पूछा
अलग अलग चैनल से एक ही जो बयान है वो अलग अलग चैनल से उन्होंने मीडिया वोटर्स को या सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स हैं उनको दिया है। उसमें बयान वही है कि वो जो टिप दिया गया था कि पैसा कहाँ है, वो पार्टी की तरफ से ही दिया गया था। और उनके अगेंस्ट भी जो वो जो गिरफ्तार हुए, जो एविडेंस मिला था, वो टिप भी पार्टी की तरफ से ही था। ये उन्होंने सोशल मीडिया में बयान दिया है, अलग अलग न्यूज चैनल्स को भी कहा है। तो ये तो सर हम लोगों को पहले से ही पता था कि अभिषेक बनर्जी का ही टिप था, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को ही इसमें कमीशन नहीं मिल रहा था ठीक तरीके से। बार बार अभिषेक बनर्जी के जो मामा है, रिश्ते में मामा लगते हैं, जिनको पश्चिम बंगाल में या केस में भी उनका नाम एलियास कालीघाटेर काकू है, सुजय कृष्ण भद्रो उनका एक्चुअली नाम है, सुजय कृष्ण भद्रो एलियास कालीघाटेर काकू। तो ये सुजय कृष्ण भद्रो बार बार जो प्रेशर बना रहे थे, अलग अलग जितने भी ब्रोकर्स इस काम में जुटे हुए थे शिक्षक भर्ती घोटाले में, तो हर ब्रोकर्स का कहना था कि पैसा तो सब जो शिक्षा मंत्री है वो ले जा रहा है, तो अलग आपको कैसे दे, एक जगह देंगे, आप लोग अपना हिसाब बना लीजिए। तो सुजय कृष्ण भद्रो अभिषेक बनर्जी के तरफ से वो मनी कलेक्टर का काम कर रहे थे। तो उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री जो ले रहा है वो उनकी बात है, लेकिन अगर अभिषेक तक पैसा नहीं पहुंचेगा तो ये जो भर्ती है पूरा प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। वो बार बार पार्थो चटर्जी पे दबाव बना रहे थे, लेकिन पार्थो चटर्जी समझ रहे थे उनके वो उस समय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव थे। तो पार्टी का जो महासचिव है, जो शिक्षा मंत्री है, एकदम टीएमसी के शुरुआती दिनों से है, और उनको लग रहा था कि वो ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं। तो 2-3 साल 4 साल पहले आया हुआ एक नौसिखिया राजनीति में जो सिर्फ भतीजा है, वो मुझसे क्या पंगा लेगा। तो फिर बाद में उनको इसका सबक मिला कि एक्चुअली कौन ममता बनर्जी का करीबी है। ममता बनर्जी सिर्फ अपने भतीजे को छोड़ के किसी को करीबी नहीं मानती, सबको यूज करती है, उसके बाद फेंक भी देती है। जैसे चाय खाने के बाद लोग कप फेंक देता है, उसी तरीके से। तो जो टिप था वो उनको ही पता था, क्योंकि पूरा सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो मुख्यमंत्री और अभिषेक बनर्जी के पास ही था। पूरी पुलिस को अभिषेक बनर्जी कंट्रोल करता था। तो अभिषेक बनर्जी को पता था कौन कहाँ किससे बात कर रहा है, कहाँ कौन पैसा रखता है, किसका कौन गर्लफ्रेंड है, कितनी बजे वो गाड़ी लेकर किस गाड़ी से कहाँ कहाँ जाता है, तो पूरा उनके पास वो इंफॉर्मेशन था। तो उन्होंने ही जो है सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को टिप दे दिया था कि यहाँ जाने पर ये मिलेगा, और अगर इतना हार्ड कैश मिला तो उसको ही जो इस केस में जो है वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड आप बना सकते हैं। तो वो बाद में फिर वो हुआ। बिल्कुल। और ये 3 दिन पहले जो अभिषेक के यहाँ पुलिस गई थी, कुछ डिवाइस वगैरह उठाया था, शायद एलईडी स्क्रीन था, वो किस संबंध में था पंकज जी? सर सुनने में आया है कि उनका जो घर का जो ये मामला है उस केस में ये सीडी उठाया गया है। प्रॉपर्टी लिस्ट जो है उस मामले में, क्योंकि उनका जो प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, प्रॉपर्टी किनके किनके नाम पे है, उनके प्रॉपर्टी का जो इशू है उस इशू में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कुछ प्रिंट आउट्स वहां से लिए गए हैं। और ये भी सुनने में आया है कि अब तो केरल तक के बांग्लादेशी और रोहिंग्याज जो हैं वो पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां तो बहुत बड़ी इस समय मेले जैसी स्थिति होगी, रौनक होगी। ये सर जरूर है। पहले हकीमपुर पर पहुंचने में, बीएसएफ तक पहुंचने से पहले मैं आपको सर फोटो दिखाता हूँ। ये है पहले जितने भी जो भी इलीगल जो लोग हैं मतलब बांग्लादेशी, वो क्या कर रहे हैं, पहले अपना परिचय वहाँ पुलिस पे, पहले ही पुलिस का पहरा लगा हुआ है वहाँ पुलिस चौकी पर, अस्थायी जो चौकी है वहां पर वो जाके अपना एनआईडी कार्ड, ये बांग्लादेशी एनआईडी कार्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, तो वो एनआईडी कार्ड का फोटो कॉपी लेकर पुलिस को दिखा रहे हैं कि साहब मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं बांग्लादेश के फलाने जगह पे रहता हूँ, मैंने इस तारीख को यहाँ पे घुसपैठ किया था, तो आज मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो एक बीएसएफ को फिर वो अर्जी लगा रहे हैं पुलिस वाले। तो बीएसएफ जब इतने लोगों को भेजो, इस नंबर में भेजो जो बोलते हैं, तो एक एक करके जिसका पहले नंबर लगता है फिर उसको भेजते हैं। फिर बीएसएफ वो सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके बीजीबी को दे रही है। बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, मतलब उनके साइड में जो बॉर्डर का जो उनका जो ये का ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर बीजीबी को देने के बाद बीजीबी उसको स्क्रूटनी करते हैं। तो बीजीबी अगर मान गई तो सही बात,
मैक्सिमम लोगों को वो मान ले रहे हैं, कुछ लोगों को अगर नहीं भी मान रहे हैं तो उसके लिए तो फिर रात का अंधेरा है ही पुशबैक करने के लिए। जितने भी लोग आएंगे तो वापस कर दिया जाएगा। बड़े दिलचस्प तरीके से अमित शाह ने और शुवेंदु अधिकारी ने उन लोगों को जवाब दिया है जो पूछ रहे थे कि घुसपैठिए कहाँ हैं, कितने घुसपैठिए आप लोगों ने अब तक पकड़े हैं, कितनों को आपने बांग्लादेश वापस भेजा है। तो बड़े दिलचस्प तरीके से जवाब दिया जा रहा है उस बात का कि देख लो आकर के, गिन लो कितने हैं। जी, मैं भी वही कहना चाहता था सर कि जिसको अगर कोई भी मन में शंका है वो मालदा चला जाए, वो मुर्शिदाबाद चला जाए या उत्तर 24 परगना का यहाँ जो हकीमपुर है जहाँ से जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, आके हकीमपुर में आके देख ले। या अगर कोई मीडिया संस्थान से है तो अपने रिपोर्टर को भेज के वो देख ले, लाइव फीड ले ले वहां से कि कितने लोग हैं। हजारों की संख्या में सर इस कड़ी धूप में पश्चिम बंगाल में अभी बहुत यहाँ पर उमस भी है और धूप भी है। करीब 40 से लेकर अलग अलग जगहों तक 45 डिग्री का टेम्परेचर है, फिर भी लोग धूप में नंगे पांव वहां पे खड़े हैं कि कब उनका नंबर आएगा, कब वो अपने देश में वापस जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे रिपोर्टर ने भी 3-4 लोगों से बात की है वहां, जो लोग सर 20 साल से रह रहे थे, कोई 3-4 साल की उम्र में यहाँ पर आया था, अभी वो अधेड़ उम्र का हो चुका है, किसी का उम्र 40 साल है, किसी का उम्र 50 साल है, बचपन में आया था, कोई 10 साल की उम्र में आया था, कोई 5 साल पहले आया था। तो अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं कि अलग अलग समय पे जो आए थे। तो जो 20 साल पहले आया था वो भी भागने की फिराक में है और जो 2-3 साल पहले आया था वो भी भागने की फिराक में है, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि इस बार तरीका सही नहीं होगा। सही का मतलब ये कह रहा हूँ कि मैं पुलिस उनको पकड़ेगी, दामाद की तरह उनको कोर्ट में उनकी पेशी होगी, फिर यहाँ तो आधार कार्ड वगैरह बहुत सस्ते में तो बन ही जाता है, जो बना होगा बना बनाया डॉक्यूमेंट उसको तो दिखा ही देंगे और जो नहीं भी होगा उसको भी बना लेंगे उस टाइम पीरियड में, क्योंकि 2 साल तक तो कम से कम अगर इस तरीके का ये होता है तो 2 साल तक उनको जेल में रखा जाता है। तो 2 साल में तो ह्यूज टाइम होता है डॉक्यूमेंट बना लेने के लिए। फिर जब चार्जशीट होगा तो चार्जशीट के बाद उतने दिनों में तो वो डॉक्यूमेंट बना लेके खुद को साबित कर देंगे। तो अब वो सिस्टम ही नहीं रखेंगे शुभेंदु अधिकारी। जिनके पास से बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट बरामद होगा, एज ए सिटीजन समझ में आएगा, हो सकता है कि उनका वहाँ का कोई एनआईडी हो या वहाँ का जमीन का दलील हो या किसी तरीके से वहाँ वो पढ़ लिख रहे थे उसका ही हो, तो उनको पकड़ना है सीधे जहां से वो आए हैं, एकदम आसपास के उसी बॉर्डर से उनको वापस कर देना है। कोई अगर सातखीरा का है तो उत्तर 24 परगना से वापस कर दो, कोई अगर दिनाजपुर रोंगपुर इस साइड का है तो वो नॉर्थ बंगाल के मालदा से लेके कहीं भी किसी भी बॉर्डर से उधर ये कर देंगे कि उनको भी तकलीफ ना हो, जल्दी अपने घर वो चले जाएं। यानी जो बीमारी नासूर बन चुकी थी, ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने शुवेंदु अधिकारी के जरिए उसका बड़ा ऑपरेशन और सफल ऑपरेशन करने का संकल्प ले लिया। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपने इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण इस विषयों पर अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।